मिलते हैं। New refreshing taste. Pepsi. लो हो गया मैच शुरू। गलियां सुनसान, बाजार वीरान, इधर कैच छूटा, उधर दिल टूटा। नहीं। लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए। अरे कमर्शियल ब्रेक है, जरा चाय तो पिलाइए। हम जीते या हारे पूरा जोर लगाते हैं। मैदान में 11 नहीं 18 करोड़ खेलने जाते हैं। हार गए तो भूल जाओ, जीत गए तो खुशी मनाओ। अपना अपना कप उठाओ, वाइटल पियो। आपने अक्सर सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, इसका ये नुकसान है, इसका वो नुकसान है, पर किसी ने आपको बताया है कि कौन सा नमक खाना चाहिए? क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि अच्छा नमक होता क्या है और उसे हम तक पहुंचाएगा कौन। पाकिस्तान की सेहत के लिए ये जिम्मेदारी लिए वाइटल ने। वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट 100% नेचुरल, जिसमें शामिल है पोटेशियम, आयरन और आयोडीन जैसे 84 मिनरल्स, जो हर पाकिस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर आज से सिर्फ वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। चलिए जी, ये थे कुछ कमर्शियल्स हमारे वाइटल टी, वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट और पेप्सी कोला पाकिस्तान की जाने से पैगाम थे जो आप तक पहुँचाने थे। आइए इसकी जानिब एक बार फिर बढ़ते हैं, थोड़े से मज़ीद सवालात आप लोगों से याद करते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो आप लोगों से सवालात हुए थे, हम पहुँचे थे करारदाद पाकिस्तान तक, कि जहाँ पे एक करारदाद मंजूर हुई थी करारदाद लाहौर के नाम से, और बाद में उस करारदाद का नाम करारदाद पाकिस्तान रखा गया। और जैसा कि यहीं से पब्लिक में से जवाब आया था कि मौलवी AK फजलुल हक ने जो करारदाद तैयार की थी, उस करारदाद में तहरीक आज़ादी के 16 अजीम रहनुमाओं के दस्तखत हुए थे, जिसके बाद वो करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई थी और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक अलहदा रियासत का मुतालबा उसमें किया गया था। और फिर जिसके 7 साल बाद पाकिस्तान वजूद में आया था। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से जो अहम तरीन मालूमात थी कि 3 रोज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदारत फरमा रहे थे और 21, 22, 23 मार्च को ये इजलास हुआ था। 23 मार्च वाले दिन लाहौर के मिंटो पार्क, जहाँ पे आज मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया है, यादगार भी जिसे कहा जाता है, उस मकाम पर एक करारदाद पेश की गई थी। और फिर उसके बाद तो जद्दोजहद होती रही और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है। किसी भी आज़ाद रियासत के लिए कुछ शराइत होती हैं। जब वो आज़ाद रियासत बनने जा रही होती हैं तो कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ शराइत होती हैं जिसको पूरा करना लाजिम होता है, जिसमें से अहम तरीन शराइत में से ये शराइत भी हैं कि जो भी आज़ाद रियासत होगी उसका अपना झंडा, फ्लैग उसका अपना होना चाहिए, उसका एंथम, उसका कौमी तराना भी अपना होना चाहिए। तो ये आज़ाद कश्मीर को हम चूँकि आज़ाद तस्वुर करते हैं और आज़ाद कश्मीर वाले भी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद रियासत तस्वुर करते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट भी अलग है और अगर आपने देखा हो तो आज़ाद कश्मीर झंडा भी अपना अलग है और इसी तरह आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी अलग है। पाकिस्तान ज़मीन शादबाद उनका कौमी तराना नहीं है, उनका कौमी तराना अलग है। तो इसी तरह जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पाकिस्तान को भी इन दो अहम तरीन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसमें हमारा नेशनल एंथम और दूसरी चीज़ थी हमारा सब्ज़ हिलाली परचम। तो इन दोनों चीज़ों पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सब्ज़ हिलाली परचम की, जो हमारी आन, हमारी शान, हमारी बान है। और ये सब्ज़ हिलाली परचम जिन्होंने डिज़ाइन किया था, मैं साथ साथ जो है मैं आपको मालूमात देता भी जा रहा हूँ और बीच में से कोई एक सवाल आप लोगों से कर लूँगा, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। ये सब्ज़ हिलाली परचम सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने डिज़ाइन किया था और उसको डिज़ाइन करने के बाद जो इसको एग्जीक्यूट किया था, जो स्टिच किया था, वो एक अजीम दर्जी थे मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, जिन्होंने इस परचम को सिया था।
तो इस तरह पाकिस्तान का कौमी परचम, सब हिलाली परचम वजूद में आया था। सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने डिज़ाइन किया था और मास्टर अल्ताफ हुसैन ने सिया था। अब इस पूरे सीन के बाद ज़रूरी था कि परचम लहराया जाए, परचम कुशाई की जाए। तो पाकिस्तान का परचम लहराया गया। सवाल ये है कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ पे लहराया गया? हमारे कॉमेडियंस अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान का परचम सबसे पहले हवा में लहराया है, कोई कहते हैं डंडे पे लहराया। तो नहीं, इसका एक एक्चुअल जेन्युइन आंसर है कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ पे लहराया गया। किसी को आंसर आता हो तो कर सकता है आंसर। आसान तरीन सवाल मैंने पूछा ही, और इसका मैंने जब भी ये सवाल किया इसका जवाब मुझे फ़ौरन मिल जाता है कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ पे लहराया गया था। मालूम है किसी को? क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ लहराया? मीनारे पाकिस्तान तो था ही नहीं उस वक्त। ऐसे तो आंसर करना नहीं, जिसको भी आंसर आता होगा वो हाथ उठाएगा, हैंड रेज करेगा, मैं बुलाऊंगा। अगर आंसर सही होगा तो प्राइज़ दे दूंगा, आंसर गलत होगा माजरत कर लूँगा। तो पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ लहराया गया? नहीं, जी किसी को मालूम है? ये बच्ची आइए जी। मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान उस वक्त था ही नहीं। चलें, मीनारे पाकिस्तान ये 60 की दहाई थी जिसमें बनाया गया था। तो थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में मैं ये भी इजाफा कर दूँ। और सदर अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया था मीनारे पाकिस्तान का। जी आपको पता है पाकिस्तान का परचम कहाँ लहराया था? मिंटो पार्क से भी नहीं लहराया था। जी नहीं, नहीं, मिंटो पार्क नहीं। अभी हालिया वाक़ये ने आप लोगों को मिंटो पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क याद करा दिया है। इस वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है भाई। हम बड़े बाइखलाफ लोग हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और उनकी तालीमात पे अमल करने वाले लोग हैं, और ख़वातीन का एहतराम और इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो कि किसी भी जगह मौजूद हों, बस में भी मौजूद हों, कोई खातून आए तो उससे हम इज़्ज़त से उनको जगह दे देते हैं, सीट खाली कर देते हैं। ये चंद लोग थे, उनको ना तो आप पाकिस्तानी कहें, ना तो आप जो है मुसलमान कहें, ये भेड़िए थे, कोई हैवान थे। बहरहाल लोग एतराज़ात कर रहे हैं टिकटॉकर पे भी। तो बहरहाल वो टिकटॉकर जैसी भी थी, लेकिन आपका किरदार क्या था मर्दों का वहाँ पे, जो है तमाम मर्दों के सर शर्मिंदगी से झुक गए। और बहरहाल अल्लाह पाक हमें, हमारे तमाम लोगों को हिदायत दे और दीन इस्लाम पे चलने की हिम्मत और तौफीक फरमाए। तो बहरहाल बात हो रही है कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ लहराया था? नहीं बेटा, स्टेज से नीचे, स्टेज से नीचे सामने बैठ जाए पहले आप लोग। हाँ एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं सर, पहले बैठ जाएं आप लोग, तमाम लोग। ये सीढ़ियाँ खाली करते हैं, बैठ जाएं। अच्छा एक साथ मेरी हवा चल रही है। देखिए आप खुद, अगर आंसर पता है आप खुद दे दें, इससे पहले कि कोई और आके आंसर सही आंसर दे दे। गवर्नर हाउस लियाकत अली खान की मौजूदगी में पाकिस्तान का परचम लहराया था। आपने गलत बताया सर। वहां से आप करके आंसर देके भाग जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरे पास आए ना, आप कह सही रहे हैं आप। देखिए सही आंसर दे के भी जो है वो घबराते हुए वहां भाग रहे हैं। इधर आइए सर, मैं मारूंगा थोड़ी, आपको प्राइज दूंगा। सही आंसर है आपका। या फिर देते ही नहीं आंसर आप, अगर आना नहीं था फिर देते ही नहीं आंसर आप। नहीं बेटा रुक जाओ भी, आप खुद दे दें आंसर। एक लफ्ज ही बोल रहा है मुंह से।
प्रिंस नहीं, वो सही कह रहे थे, आपने उनसे गलत सुना और आप मेरे पास आके जो है गलत। आप नहीं लेना चाह रहे प्राइस, किसी और को मौका दूं? ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। इनका आंसर सही था, लेकिन आप पता नहीं किस किसने सुना इनका आंसर। ये पाकिस्तान का परचम सबसे पहले, नहीं बेटा, जो खड़े हुए होंगे और सीढ़ियों पे होंगे उनसे तो आंसर लूंगा नहीं। सबसे पहले तो आप बैठ जाएं, सब लोग सीटिंग इख्तियार करें। ये जगह घास वाली एरिया पे हो जाए सारे बच्चे, और बैठ जाएं आप लोग। जो खड़ा हुआ होगा उससे आंसर नहीं लूंगा। फ्रांस में लहराया था, बिल्कुल सही आंसर है भाई। आपकी वो उन्होंने मदद कर दी। आए ऊपर आए स्टेज पे, आपने उनका आंसर सुना है ना, आपको पता है। तो आप मुझे बताइएगा कि जी पाकिस्तान का परचम फ्रांस में क्यों लहराया। अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान का परचम फ्रांस में क्यों लहराया था। ये क्यों नहीं पता? जब ये पता कि फ्रांस में लहराया था तो ये भी पता होना चाहिए कि फ्रांस में क्यों लहराया था। खवातीन थी, हवा तेज थी। हाँ, तो उसका आंसर आपने दे दिया। मैं कब कह रहा हूँ कि आपने गलत आंसर दिया। मैं आपको गिफ्ट भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी अपनी नॉलेज नहीं। वो बेचारे आए नहीं, खैर लाइए। चलो भाई, वाइटल की जानिब से छोटा सा प्राइज आपके साथ जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का परचम फ्रांस में क्यों लहराया था। तालियां बजा दें इनके लिए ज़रा जोरदार। थैंक यू। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, स्टेज खाली कर दें आप लोग। पहले यहाँ पे आप लोग बैठ जाएं। ने पाकिस्तान का परचम डिज़ाइन किया, मास्टर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान का परचम स्टेज किया, लेकिन लहराया पहले फ्रांस में। तो उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तानी स्काउट्स फ्रांस में मौजूद थे और कुछ गेम्स, जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं, सेफ गेम्स होते हैं, इस तरह कुछ गेम्स हो रहे थे और हिंदुस्तानी स्काउट्स उन गेम्स के लिए फ्रांस में मौजूद थे। और पाकिस्तान का परचम डिज़ाइन हो चुका था, पाकिस्तान का परचम सिल चुका था, पाकिस्तान बनने का ऐलान हो चुका था। अगले रोज़ उन स्काउट्स ने हिंदुस्तानी परचम को सलामी पेश करनी थी। तो उसमें जितने भी मुस्लिम स्काउट्स थे उन्होंने हिंदुस्तानी परचम को सलामी पेश करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हमारा अपना मुल्क और हमारा अपना परचम बन चुका है, लिहाजा कल अगर हम मैदान में किसी परचम को सलामी देंगे तो वो सब हिलाली परचम होगा। तो लिहाजा अगले रोज़ वहाँ पे 2 परचम लहराए गए, एक तिरंगा हिंदुस्तानियों का और एक सब हिलाली परचम पाकिस्तानियों का। मुस्लिम तिरंगे को सलामी पेश की। इस तरह पाकिस्तान का परचम सबसे पहले फ्रांस की सरजमीन पर लहराया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में बेहतर इजाफा हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा मुझे ताहा भाई ने भी बोला कि थोड़े से सवालात आज चेंज किए जाएं रूटीन से। मैं तो अभी सफ़र मैंने आगे तय करवाना था आपको, परचम के बाद मैंने तराने पे लेके जाना था आपको। तो तराने की मालूमात मैं वैसे ही आपको देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद सिर्फ इसलिए हूँ कि आप लोगों तक मैं बेहतर मालूमात पहुँचा सकूँ। आप यहाँ से जाएँ तो आपके पास मालूमात का ख़जाना मौजूद हो। मैं थोड़ी सी पाकिस्तान का नेशनल एंथम इसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद हम सवाल करेंगे कितने लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची वाले कितने लोग हैं जो कराची में हैं, कराची में रहते हैं? ठीक है, ठीक है। और कितने लोग कराची से बाहर से आए हैं? चलिए, हाँ, आपसे सवाल होंगे अब कराची के हवाले से, ठीक है, क्योंकि कराची हमारा देखा वाला है ना, हम कराची में घूमते रहते हैं, कराची फिरते हैं। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कराची की कुछ जगहों के हवाले से बात की जाए और वो मालूमात आपको दी जाए। अच्छा, कौमी तराना हमारा नेशनल एंथम, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ज़मीन शादबाद पाकिस्तान का कौमी तराना है, जो कि 1949 में अबुल असर हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा था, तोहफा हमारे लिए। और अहमद जी छागला साहब एक अजीम कंपोज़र थे जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराने की धुन कंपोज की थी। आपको ये जान के फ़ख्र होगा कि दुनिया में अब तक जितनी धुनें कंपोज की गई हैं, जितनी धुनें बनाई गई हैं, उन तमाम धुनों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 3 बेहतरीन धुनें जब उसमें से चुनी गई कि 3 बेहतरीन धुनें कौन सी हैं, तो उन 3 बेहतरीन धुनों में पाकिस्तान के कौमी तराने की पाक से ज़मीन शादबाद की धुन शामिल थी। दुनिया के 3 बेहतरीन धुनों में से एक धुन पाक से ज़मीन शादबाद की धुन है जो अहमद जी छागला साहब ने कंपोज की। उन 3 बेहतरीन धुनों को जब मज़ीद शॉर्टलिस्ट किया गया कि इन 3 बेहतरीन धुनों में भी सबसे बेहतरीन धुन कौन सी है, तो वो भी पाक से ज़मीन शादबाद की धुन थी। तो दुनिया के वाहिद पोइट हैं जिन्होंने 2 रियासतों का कौमी तराना लिखा। दुनिया में कोई शायर ऐसा नहीं है जिसने 2 रियासतों का कौमी तराना लिखा हो। वाहिद हफीज़ जालंधरी जिन्होंने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का कौमी तराना पाक से ज़मीन लिखा 1949 में, और 1956 में आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना मेरा प्यारा वतन आज़ाद कश्मीर भी हफीज़ जालंधरी साहब ने ही लिखा। तो ये एजाज़ भी हफीज़ जालंधरी साहब को हासिल है। और 1949
में जब ये कौमी तराना बना, मैंने आपको पहले बताया था कि हर रियासत के लिए, आज़ाद रियासत के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास झंडा अपना हो और उसके पास एंथम अपना हो। तो 1947 में पाकिस्तान बना था, तो झंडे की मैंने आपको बात बता दी। तो 1947 से 1949 के दरमियान क्या पाकिस्तान के पास कोई कौमी तराना, नेशनल एंथम मौजूद नहीं था? तो आपको बताते चलें कि एक नेशनल एंथम पाकिस्तान के पास आर्जी तौर पे मौजूद था, जो 12 अगस्त 1947 की शाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हिंदू शायर जगन्नाथ आज़ाद साहब से लिखवाया था, जिसके मिसरे थे, जिसके अल्फाज थे, ऐ सरज़मीन पाक तेरे ज़र्रे ज़र्रे सितारों से ताबनाक। जगन्नाथ आज़ाद साहब तहरीक आज़ादी के हमायती थे, कायदे आज़म के दरीना दोस्त थे। आज़ादी मिलने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जगन्नाथ आज़ाद हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। आखिरी वक्त उनका लाहौर में गुजरा और लाहौर में ही उनका इंतकाल हुआ। तो एक हिंदू और मुसलमानों की आज़ाद रियासत के हमायती, ये बहुत बड़ा उनका एहसान है। कायदे आज़म के शाना बशाना रहे और पाकिस्तान को पहला कौमी तराना उन्होंने लिख के दिया था। फिर 1949 के अंदर हफीज़ जालंधरी साहब ने हमें बाकायदा कौमी तराना पाक से ज़मीन शाहबाद लिख के दिया, और जो आज तक राइज है और तमाम निसाब की किताबें उनके पीछे लिखा हुआ होता है, और हर पाकिस्तानी को याद होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारे का एक अहम तरीन शहर है, पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार है कराची का। आज़ादी की जड़ें वो कराची में नस्ब हैं, पेवस्त हैं कराची में। उसकी वजह यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए, खारादर वज़ीर मेंशन जिस रिहायशी में कायदे आज़म पैदा हुए। फिर इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की, सदर में बोल्टन मार्केट की तरफ जो सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल, जिसको कायदे आज़म ने बाद में कॉलेज का दर्जा दिया, वहाँ से उन्होंने इब्तदाई तालीम ली, जहाँ से आज़ादी परवान चढ़ी, और फिर उसके बाद ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमें मिला। तो कराची बड़ा अहम तरीन शहर है तहरीक आज़ादी के हवाले से। और मेरा एक शो है कराची टाइम्स मेट्रो 1 न्यूज़ से, दोपहर 2 से 3 बजे चलता है, पीर मंगल बुध जुमेरात। उसमें मैं कराची ही की बात, कराची को एक्सप्लोर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कराची वालों तक कराची सही मानों में पहुँचा सकूँ। तो उसमें एक मेरा सेगमेंट है कराची के फ़ज़ाइल। देखिए, कराची के मसाइल बहुत हैं, कराची के वसाइल भी बहुत हैं। वो वसाइल कराची के मसाइल पे नहीं लगाए जा रहे, तो लेकिन साथ साथ कराची के फ़ज़ाइल भी बहुत हैं कि इतने वसाइल और मसाइल के बावजूद कराची पे कुछ खर्च नहीं हो रहा, लेकिन कराची फिर भी माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट कर रहा है, और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और जब कभी भी खुदा न खासा पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई हादसा हो जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, या जिस तरह अभी कोविड के दिन थे, तो सबसे ज़्यादा खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार कराची वाले हैं। सबसे पहले कराची वाले जो है मैदान अमल में उतरते हैं, और किसी तंजीम, किसी तहरीक, किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे वो अपना हिस्सा डालते हैं खिदमत खल्क के अंदर। तो ये कराची को एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा खिदमत खल्क कराची से होती है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस एडी फाउंडेशन वो कराची के अंदर मौजूद है, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का एजाज़ एडी जो है फाउंडेशन को हासिल है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो कराची के फ़ज़ाइल थे थोड़े बहुत, लेकिन कराची में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जिनको आपने देखा है, शायद उसके नाम से वाकिफ़ ना हो हम लोग। ऐसी भी जगहें कराची के अंदर है। कराची की एक जगह है, बहुत सारे लोगों ने उसको विज़िट भी किया होगा, उससे उनकी यादें भी जुड़ी होंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस को पता है कि वो जगह है कहाँ। पूछूँ मैं? देखा मैंने कराची देखा हुआ आप लोगों ने? चलें, अब कराची की कुछ यादगार जगह आपको याद दिलाते हैं। कराची में एक जगह है जिसका नाम है जहांगीर कोठारी परेड। जहांगीर कोठारी परेड देखा है किसी ने? नहीं? किसको मालूम है जहांगीर कोठारी परेड क्या चीज़ है और कहाँ पर है? आपको पता है सर? सर बता दें भाई, अगर पता है तो। सर ऊपर है ना, मेरे पास आए आप जी। सुनिए, जहांगीर कोठारी परेड कहाँ पर है, क्या चीज़ है, अब आपको याद आएगा, आप जुड़ी नहीं है जी। सर, जहांगीर कोठारी परेड अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के साथ है जहांगीर कोठारी परेड, और आई थिंक ये एक मोनूमेंट है। आया कुछ याद? नहीं आया? सर एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको मज़ीद याद दिलाता हूँ। आप किसी दौर में क्लिफ्टन जाया करते थे,
और अब्दुल्ला शगाजी मज़ार से बिल्कुल मुंसलिक एक गुंबद हुआ करता था। उस गुंबद के नीचे अक्सर आपको जगह मिल जाए तो आप चादर बिछा के दोपहर का खाना वाना वहीं खाया करते थे। उस गुंबद से एक राहदारी जा रही थी समुंदर में, याद आया आप लोगों को? उस गुंबद को जहांगीर कोठारी परेड कहा जाता है और ये अब भी मौजूद है, जो बिन कासिम पार्क के अंदर आ चुकी हुई है। और कराची की मशहूर तरीन लैंडमार्क में से एक लैंडमार्क था जहांगीर कोठारी परेड। जब भी कहीं कराची के लैंडमार्क्स प्रिंट किए जाते थे तो उसमें कायदे आज़म मज़ार के साथ 3 तलवार के साथ जहांगीर कोठारी परेड भी जो है वो शो किया जाता था। वो गुंबद जिसको हवाबंद भी कहा जाता था, हवाबंद गुंबद, उसका नाम है जहांगीर कोठारी परेड। जहांगीर कोठारी एक रईस थे कराची के, पाकिस्तान बनने से पहले। ये उन्होंने ये एक जो है गुंबद तैयार करवाया था, इसका नाम जहांगीर कोठारी परेड रखा था। साथ में एक पवेलियन भी बनाया था जिसका नाम था लेडी लाइट पवेलियन। और वो एक खातून थी, अंग्रेज़ खातून थी, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके नाम पे ये लेडी लाइट पवेलियन उन्होंने तैयार करवाया था। तो जहांगीर कोठारी परेड, अब कभी भी आपका क्लिफ्टन जाना हो या बिन कासिम पार्क जाना हो तो आप देखिएगा। हमारी तो बचपन की यादें उस गुंबद से जुड़ी हुई हैं। आइए वाइटल की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट आपको देते हैं। ये देखिए, तालियां वालियां आप लोग नहीं बजाते हैं? आवाज़ खत्म हो गया तालियों की, या बोर कर रहा हूँ आप लोगों को? बोर कर रहा हूँ? चलें, कराची वालों से एक और कराची का सवाल। कराची में जहाँ बहुत सारे एजाज़ात हासिल हैं, वहीं अभी रिसेंटली एक एजाज़ और कराची को हासिल हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, मैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। तीसरी बड़ी मस्जिद इसलिए है कि इसमें आप मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को हटा दें तो ये दुनिया की पहली बड़ी मस्जिद है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी का मुकाबला ही नहीं है। इसी वजह से इस मस्जिद को उन मसाजिद से छोटा रखा गया है कि कहीं उसका मुकाबला ना हो जाए। तो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को हटा दिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कराची शहर के अंदर मौजूद है, बहरिया टाउन कराची में, ग्रैंड जामा मस्जिद। पता है ना आप लोगों को ग्रैंड जामा मस्जिद देखी है आप लोगों ने? अच्छा, ग्रैंड जामा मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो एक पाकिस्तान के अजीम आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, उसका नाम बताएं। ग्रैंड जामा मस्जिद के डिज़ाइन को जिन्होंने डिज़ाइन किया पूरी मस्जिद को, उसके आर्किटेक्ट का नाम क्या है? नहीं, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ताकि सब सुने ना, जवाब सबको पता चले। पाकिस्तानियों के कारनामे हैं भाई ये। जी, नैयर अली दादा पाकिस्तान के मारूफ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ग्रैंड जामा मस्जिद को डिज़ाइन किया और ये एक अजीम शाहकार आपके सामने मौजूद है। तो लाइए रही वाइटल की जानिब से ताहा। आइए चलें जी, वाइटल की जानिब से छोड़ सा गिफ्ट। तालियां बजाते भाई इनके लिए बहुत सारी। टावर कहा जाता है और आज मेरी वेदर कहीं गुम हो गया है, लेकिन टावर के नाम से वो इलाका मशहूर है। अभी भी आप अगर लाइट हाउस वगैरह जाते हैं तो टावर के नाम से वो इलाका है। वो मेरी वेदर टावर हुआ करता था और मेरी वेदर टावर की खासियत ये थी, जब कोई भी समुद्री सफ़र से वापस आता था तो मीलों दूर से जो सबसे पहली इमारत लोगों को नज़र आती थी वो मेरी वेदर टावर नज़र आया करता था समुद्र में से। तो वो टावर तामीर हुआ। बहुत सारी इमारतें, जिस तरह पाकिस्तान की कराची की सबसे कदीम तरीन इमारत जो कराची में मौजूद है वो है कौन सी? मोहनजोदड़ो कराची में कहाँ से आ गया? एम्प्रेस मार्केट सदर। हाँ, एम्प्रेस मार्केट कराची की सबसे कदीम तरीन इमारत मौजूद है। चले एक और सवाल कराची वालों से। कराची की अच्छा मसाजिद बहुत सारी कराची के अंदर बड़ी खूबसूरत इंतहाई ज़बरदस्त मसाजिद बनी हुई है। मैंने पूछा ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन के हवाले से, तो बेशुमार मसाजिद कराची के अंदर आज नज़र आती हैं। लेकिन किसी एक वक्त में आप आज से कोई 200 साल पीछे चले जाएं तो कराची में बहुत सारे फारसियों के आतिश कदे मौजूद थे, मंदिर मौजूद थे, मगर कोई ऐसी इमारत नहीं थी जहाँ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हों, जहाँ पे मुसलमान एक जगह वादानियत का इजहार करते हों और एक अल्लाह की इबादत करते हों, जहाँ पे नमाज जुम्मा अदा की जाती हो। कोई एक इमारत भी ऐसी नहीं थी आज से 200 साल पहले। और फिर कराची में पहली मस्जिद की बुनियाद रखी गई। वो पहली मस्जिद
जो कराची में तामीर हुई, जिसकी बुनियाद रखी गई, वो पहली मस्जिद कौन सी थी? चटाइयों से उस मस्जिद को तामीर किया गया था और लोग दूर दराज से, क्योंकि मुसलमान इंतहाई कम थे, माइनॉरिटी में थे, और मेजॉरिटी में जो है यहाँ पे फारसी, ईसाई और हिंदू मौजूद थे, और मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी। कहा जाता है कि जी 4800 मुसलमान उस वक्त शहर कराची के अंदर रहते थे, जबकि कराची की कुल आबादी जो है 14,000 के करीब, 13,800 या 14,000 के करीब आबादी थी, तो जिसमें मुसलमानों की तादाद कम थी और फैले हुए थे, दूर दराज रहते थे मुसलमान। लेकिन दूर दराज इलाकों से भी उस चटाई वाली मस्जिद के अंदर आके नमाज भी पढ़ते थे, जुम्मे का खुतबा भी सुनते थे, वाज भी सुनते थे, और वो पहली मस्जिद थी जहाँ से अल्लाह अकबर की सदा गूंजी थी शहर कराची में। तो वो पहली मस्जिद कौन सी थी? मैमून मस्जिद। नहीं बेटा, मैमून मस्जिद नहीं, वो मेमन मस्जिद है, लेकिन वो पहली मस्जिद नहीं है। मस्जिद तूबा, मस्जिद तूबा की बात कर रही हूँ कि गोल मस्जिद नहीं, वो डिफेंस में मौजूद है, वो तो अभी की बात है, वो पहली मस्जिद नहीं थी बेटा, वो तो सऊदी अरब में ना, मदीना में। नहीं आपने दे दिया ना जवाब, अब वापस जाएंगे तो मस्जिद अच्छा इसराइल, फलस्तीन। कराची की पहली मस्जिद पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, ये बात की बात है, कोई निशान नहीं। हाँ क्या? कुछ नहीं। नहीं, शहर कराची में तामीर होने वाली पहली मस्जिद का नाम बताइए। नहीं, जी कोशिश करें, शायद जहन में आ जाए। कराची में जितनी कदीम मस्जिदें हैं उनके नाम ज़रा आप सोचें, जितने भी कदीम मसाजिद हैं उसके नाम ज़रा जहन में लेकर आएं, शायद आपके जहन में आ जाए। नहीं 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 जी, शहर कराची में तामीर होने वाली पहली मस्जिद मोहम्मद बट। ये क्या? अमेरिका। अमेरिका। हाँ, मैं देखूँ, असल में लोग दूर दूर से आ रहे हैं जवाब देने के लिए। अच्छा पहले आप दे दें, आपका गलत हुआ तो उनसे ले लूँगा, उसके बाद फिर मैं खुद जवाब दे दूँगा। शिप मस्जिद, आप एक कश्ती वाली मस्जिद तो लियारी में मौजूद है, धोबी घाट के इलाके में। मस्जिद सफ़ीना की बात कर रही है। मस्जिद सफ़ीना ये अभी की बात है, और ये दुनिया की पहली कश्ती नुमा मस्जिद कराची के अंदर बनी थी, उसके बाद दूसरी इंडोनेशिया में बनाई गई थी। तो नहीं, कश्ती वाली मस्जिद तो अभी की बात है ना, ये 1994 के अंदर तामीर होना शुरू हुई थी। मस्जिद सफ़ीना धोबी घाट के इलाके में लियारी में मौजूद है। नहीं, मैं कराची में तामीर होने वाली पहली मस्जिद की बात कर रहा हूँ जी। नहीं ना, शाही किला कराची में कहाँ से आ गया जी? एक रह गए, बीच वाली मस्जिद, बीच वाली नहीं। हाँ चलिए सुने, हाँ अच्छा, यासीन यहाँ पे मौजूद है, आज इनकी बर्थडे है, सालगिरह है इनकी। ये खूबसूरत तरीन मस्जिद है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि बिना पिलर वाली मस्जिद है, जिसका बिना किसी पिलर और बिना किसी दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, इसमें पिलर कोई नहीं है, और पूरी मस्जिद जो है गुंबद के साए तले है। गोल मस्जिद के नाम से भी मशहूर है वो, लेकिन वो मस्जिद कराची की पहली मस्जिद नहीं है। नहीं बेटा, अच्छा आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे ठीक? नहीं, किसी मस्जिद कौन सी? अब अपनी तरफ से नाम इजाद करते जा रहे हैं बच्चे मस्जिदों को। जी जी, नहीं नहीं, बेटा वो पाकिस्तान में नहीं थी ना। हाँ
चलो मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं बता दूँ आप लोगों को या किसी को मालूम है? तो सब गूगल करेंगे, अल्लाह करे गूगल इनको सही बता दे भाई। नहीं, अच्छा आप लोग पहले सीढ़ियाँ खाली करके नीचे बैठ गए, मैं फिर बताऊँगा आंसर। नहीं बेटा मेरी मर्जी नहीं, बेटा आप नीचे सामने बैठे हैं? कराची में? कहाँ है कराची में? तो कराची में है वो खाना का भाई बताओ। नहीं है ना, फिर मैं तो कराची की पहली मस्जिद पूछ रहा हूँ। देखिए बच्चों को जरा सीढ़ियों के नीचे और बैठ जाए आप लोग, मैं फिर आपको सही आंसर जी। नहीं सर, नहीं नहीं। अच्छा सुने, मैं जी जी मैं एक हिंट देने लगा हूँ, पहले ये आंसर दे दें फिर एक हिंट दे। नहीं कभी नहीं है, बस ठीक है। नहीं बेटा गलत दे रहे हैं आप, सुन लें। इस मस्जिद को हिंदुस्तान से आए हुए कुछ कसाई थे, कुरैश कबीले से उनका ताल्लुक था और गोश्त का काम किया करते थे। तो उन लोगों ने सबसे पहले उनके जहन में ख्याल आया, लोग इनफरादी नमाज़ पढ़ा करते थे, उन्होंने बोला कि भाई इज्तिमाई नमाज के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो उन कसाईयों ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी चटाइयों से। अब शायद जहन में आ जाए आपके, एक मिनट सुन लें मस्जिद कसाबा, चलें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत है इनकी लेकिन आंसर सही है। मस्जिद कसाबान कराची की पहली मस्जिद थी जो शहर कराची में सबसे पहले तामीर हुई चटाइयों से। मस्जिद कसाबान जो सदर के इलाके के अंदर आज भी मौजूद है और आज एक बहुत आलीशान मस्जिद है। पहले इसके साथ एक मुसाफिर खाना भी तैयार किया गया था, जहाँ पे दूर दराज से जब लोग आते थे तो वहाँ पे क़याम करते थे और फिर वहाँ पे एक लंगर खाना भी था, खाना वाने का इंतजाम वहीं पे होता था। लेकिन नमाजियों की तादाद बढ़ती गई तो वो मुसाफिर खाना भी मस्जिद का हिस्सा बना लिया गया और वो लंगर खाना भी ख़त्म कर दिया गया है। अब एक आलीशान मस्जिद वहाँ पर मौजूद है और तारीख़ी मस्जिद है। अगर कभी जो है आप लोग गुज़र हो तो मस्जिद कसाबान के अंदर आप नमाज़ पढ़िएगा और जो है अल्लाह ताला को याद कीजिएगा। ऐसे गुजरते गुजरते 2 नफल पढ़ लीजिएगा। अगर जो है फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो तो फ़र्ज़ नमाज अदा कर दीजिएगा, क्योंकि ये शहर कराची की पहली मस्जिद थी जो तामीर हुई थी। उसके बाद पहली पुख्ता मस्जिद जो बनी थी वो मेमन मस्जिद और मस्जिद गुलफशान दोनों एक साथ तामीर होना शुरू हुई थी।